हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है आपने तो क्लास 9th में मैथ्स का सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है पोलिनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज 2.5 हमने स्टार्ट की थी। और अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करा चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको करा दिया है। अब आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करना है, और उसके बाद मैंने 12 भी अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको कवर करा दिया है। तो इस लेक्चर में हमें क्वेश्चन नंबर 12 कवर अप नहीं करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। देखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 में? हमसे बोला गया है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz का फैक्टराइजेशन करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यस, सबसे पहले तो हमें देखना है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी है, इज इक्वल्स टू होता है। देखो, अगर कोई फॉर्म आपकी ऐसे लिखी हो तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो मैंने पूरा मतलब हो सकता है विजिबल ना हो आपको, तो हो सकता है मैंने आपको पूरा रीड आउट करके बता दिया कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो आप फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 27x³ को लिख सकता हूँ 3x का होल क्यूब, और देखो y³ एज इट इज, z³ एज इट इज। अच्छा, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, देखो इसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में और इसकी फॉर्म में, है ना। तो देख रहे हो आप ये कौन सी फॉर्म बन रही है? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc वाली बन रही है। देखो बन रही है कि नहीं बन रही? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। तो इसके बाद ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई कर देना है। देखो मैंने अप्लाई किया, तो ए की जगह 3x है, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3। देखो क्या होता है, x इंटू वाई, तो x की जगह क्या है 3x, तो 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है, जेड इंटू 3x। ठीक है, उसको सोल्व किया तो मेरा ये फाइनल आंसर मेरा कुछ इस फॉर्म में आ गया। देखो आया कि नहीं आया? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे बताइए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट। एक बार देख लीजिए, अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्योंकि 12 में अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको करा चुका हूँ। देखते हैं 13 में क्या है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर हमें ये गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमें शो करना है, यानी कि हमें प्रूव करना है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और हमें प्रूव करना है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz होता है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ करते हैं। प्रूफ लिख दिया मैंने, जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ लिख लीजिए एज वी नो दैट लिख लेना। ठीक है, जो देखो मैथ्स में जब भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो उससे पहले अगर ये लिख दें कि एज वी नो दैट, तो उसका एक अलग इंप्रेशन सा हो जाता है। तो आप ये लिख दिया करो फॉर्मूला यूज करने से पहले। तो देखो हम जानते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला होता है। अभी हमने अपने क्वेश्चन नंबर 11 में अप्लाई किया है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 में हमने यूज किया था अभी। ठीक है, जो आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी। देखो अब हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? अच्छा, यानी कि ये 0 दे रखा है। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि पूरे के मल्टीप्लाई में, तो यानी कि पूरा RHS आपका 0 हो जाएगा। तो वही तो क्या है मैंने, देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 हो गया। कोई प्रॉब्लम बताइए? ये 0 हो गया, इसको माइनस 3xyz को हम RHS में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो हमारा यही आ गया कि नहीं आया, कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। ये क्या हो गया अपना आंसर? दिस इज आवर आंसर।
ठीक है, मतलब यही हमें प्रूव करना था, तो हमने लिख दिया प्रूव्ड, या इसको पूरा लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड लिखते हैं वैसे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको हैंस प्रूव्ड लिख दिया हमने। कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोला गया है देखते हैं। यस, 1 मिनट, यस 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 यस, ये हमसे बोला गया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग दी क्यूब्स। ये कुछ क्यूब निकालने हैं हमें, लेकिन हमें एक्चुअल में क्यूब नहीं निकालने। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जैसे कि ये दे रखा है, तो इसका सही मेथड क्या है, पहले इसका क्यूब निकालो सबका और उसके बाद उनको ऐड कर दो, यही तो है तरीका। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कह दिया कि क्यूब आपको निकालने ही नहीं है, यानी कि -12 का क्यूब जो है आपको ऐसे लिखना ही नहीं है कि 12 इंटू 12 इंटू 12, ऐसे लिखना ही नहीं है इसको। ठीक है, यानी कि बिना मल्टीप्लाई करे इसको, इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो क्या गिवन है हमें गिवन है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। तो सबसे पहले हमें ये होल क्यूब हटा करके सिंपली इसको ऐड कर देना है। देखो जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये मेरा RHS आ गया ऐड, मतलब जीओ आ गया ऐड करने के बाद। ऐड करने के बाद क्या आ गया? जीओ। अच्छा, तो यहाँ से मुझे पता लगा कि इसमें जो कंडीशन लग रही है कुछ ऐसी वाली लग रही है कि सबका एडिशन करने के बाद जीरो आया, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन लग रही है। और जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो होता है तो हमें पता है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या आता है? 3xyz आता है। बताइए आता है कि नहीं आता है? तो वही आ गया हमारा 3xyz। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करेंगे, यानी कि इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह क्या है -12, इंटू वाई की जगह 7 है, इंटू जेड की जगह 5 है। यानी कि हम बिना क्यूब निकाले सीधे सीधे इनकी मल्टीप्लाई करके इस पूरे की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर क्या आ गया? -1260। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? -1260 इज आवर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। ओके, 1 मिनट। यस, तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड भी बिल्कुल सेम होगा। देखो इन सब का सम भी आपका जीरो आएगा। जीरो आने के बाद सिंपली आप इसकी 3 इंटू दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन कर दोगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट में किया है। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? एक बार करके देखना, अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 में? गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। इन क्वेश्चंस में हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, ये एरिया गिवन है, ये एरिया गिवन है। हमसे बोला गया है कि इनकी लेंथ बताइए, इनकी ब्रेथ बताइए। एरिया गिवन है, लेंथ और ब्रेथ हमसे पूछा है। तो देखते हैं कैसे बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में आपके आ सकता है, याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन कोई। देखते हैं, 1 मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है कि एरिया हमारा ये है। देखो जब भी एरिया दिया हो या वॉल्यूम दिया हो और आपसे पूछा गया हो आपका लेंथ ब्रेथ या हाइट, तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। ये देखो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, ये आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हमने एक्सरसाइज 2.4 में सीख रखा है, याद करो एक्सरसाइज 2.4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया था मैंने, उसी से इसका फैक्टराइजेशन होगा। तो देखो क्या करते थे उसमें, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते थे और कहते थे कि प्लस करके ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। याद करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, अगर याद नहीं है तो एक बार पूरी एक्सरसाइज 2.4 रिवाइज करो पहले। अगर फिर भी याद नहीं आता तो वो वाला लेक्चर देखो जिसमें मैंने 2.4 में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया था, वहाँ से समझ आ जाएगा। तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो 35 को हम लिख सकते हैं 20 + 15। तो जब मैं इसको ए को अंदर लेकर के जाऊंगा, ये माइनस साइन इधर से अंदर जाएगा, यानी कि ये ब्रैकेट ओपन होगा। ब्रैकेट ओपन होने के बाद मेरा कुछ ये फॉर्म बनेगी, 25a² - 20a - 15a + 12। ये फॉर्म बनने के बाद
मैं यहाँ से 5a कॉमन ले लूँगा, यहाँ बचेगा 5a माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा, ये बचेगा 5a माइनस 4। तो मैं सिंपली मेरे जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आएंगे 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। हो सकता है शायद आपको समझ ना आया हो, लेकिन समझ नहीं आया है तो एक्सरसाइज 2.4 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख लीजिए कैसे मैंने सिखाई थी वहाँ, ठीक है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये जो दो फैक्टर्स होते हैं, अच्छा हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ही तो हमारा एरिया निकल के आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनमें से कोई सी एक लेंथ होगी, कोई सी एक ब्रेथ होगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पर कि कौन सी लेंथ होगी, कौन सी ब्रेथ होगी। तो हम तो सिंपली बोल देंगे हैंस द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस एंड दिस, यानी कि दिस एंड दिस। बताइए, तो जो फैक्टर्स आते हैं वो ही हमारे लेंथ होते हैं, वो ही हमारे ब्रेथ होते हैं, ठीक है। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर नहीं है तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी बिल्कुल सेम है। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके फैक्टर्स निकालने, और जो फैक्टर्स आएंगे वही हमारे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ होगी। बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार कीजिए अपने आप होमवर्क में, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। हमें कुछ ऐसे पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने, ये हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है, ये हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है, और हमें बताना है कि इसमें लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी और हाइट क्या होगी, क्योंकि क्यूबॉइड में 3 चीज़ें होती हैं तो हमें तीनों निकालनी पड़ेंगी। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। वही सिंपली हमें करना है इसका फैक्टर, कैसे करेंगे देखते हैं। ये देखो वॉल्यूम हमें गिवन था, वॉल्यूम हमने लिख लिया ऐसे। यहाँ से देखो 3 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो मैंने पूरा 3x कॉमन ले लिया। क्या बचा अंदर, x माइनस 4। देखो इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं था, यही फैक्टर हो गए कि नहीं हुए। देखो एक फैक्टर 3 आ गया, दूसरा फैक्टर x आ गया, तीसरा फैक्टर x माइनस 4 आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे कि दीज आर दी 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम गिवन था ये उसके तीनों फैक्टर्स आ गए हमारे पास, तीनों फैक्टर्स आ गए। तो हमने क्या बोल दिया, हैंस 3x, 3, x एंड x माइनस 4 आर दी पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द गिवन क्यूब। ये जो है पॉसिबल डायमेंशंस हो सकते हैं, यानी कि पॉसिबल लेंथ, पॉसिबल ब्रेथ, पॉसिबल हाइट हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है कंडीशन पर कि कौन हाइट होगी, कौन ब्रेथ होगी, कौन लेंथ होगी, वो हमें नहीं पता, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी हमें वॉल्यूम दे रखा है और हमें लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है। इसमें हमें कुछ ऐसा दे रखा है, देखो तो इसमें से पहले देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को आसान बनाने के लिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं हम। तो देखो हमें पता लगा कि यहाँ से 4k कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से देखो आ रहा है, तो मैंने 4k को कॉमन ले लिया। क्या बचा अंदर, 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बन गया तो इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो मैंने सिखा रखी है। तो देखो मैंने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, 2 की जगह 5-3 मैंने लिख दिया। 5-3 लिखने के बाद ये कुछ एक्सपेंड करके ऐसा आया, मैंने इसमें से y को कॉमन ले लिया। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, y कॉमन आ रहा था, तो y को जो कॉमन आता है वो कॉमन ले सकते हैं। y को कॉमन ले लिया, 3y प्लस 5। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आया, मैंने -1 कॉमन ले लिया। क्या बचा, 3y प्लस 5। देखो दोनों ऐड कर, दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख देंगे, जो बचा y-1 इसको एक बार लिख देंगे। तो मेरे यहाँ भी 3 फैक्टर्स आ गए। देखो पहला फैक्टर 4k, दूसरा फैक्टर 3y प्लस 5, तीसरा फैक्टर y-1 आ गया। तो पॉसिबल डायमेंशंस ये मैंने लिखा कि आर दी 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन वॉल्यूम, ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए। तो पॉसिबल डायमेंशंस क्या होंगी हमारी, हैंस 4k, 3y प्लस 5 एंड y-1 आर दी पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द गिवन वॉल्यूम। ये जो होंगी, जो फैक्टर्स आते हैं वही इसके पॉसिबल डायमेंशंस होते हैं। तो ये पॉसिबल डायमेंशंस हमारे आ गए। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लेक्चर आज का एंड करते हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू।